हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने फ्री रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज़्म देखा था स्टायरीन का एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। तो जो फ्री रेडिकल फॉर्म होता है वो बेसिकली 2 टाइप से होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूवल एंड इलेक्ट्रॉन एडिशन, जो कि और इसके स्टेप्स मैंने बताए थे। आगे हमने ये बोला था कि जो डिकम्पोजिशन ऑफ इनिशिएटर होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। तो उसका जो रेट लिखा जाता है वो टी हाफ की टर्म्स में लिखा जाता है, मतलब हाफ लाइफ टाइम के टर्म्स में लिखा जाता है, जो कि ln2/kd होता है। फिर उसको आर्हेनियस इक्वेशन से हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो एंड ये एक पॉइंट था कि जो जितने भी फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं वो 100% पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिएक्शन में। तो हमने यहाँ पर उसको कंसीडर करने के लिए एफ फैक्टर कंसीडर किया था काइनेटिक्स में। एंड देन हमने स्टायरीन के फ्री रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन की बात की थी कि जो स्टायरीन होता है, जो पॉलीस्टायरीन बनता है, वो बेसिकली इसी मैकेनिज़्म के थ्रू बनता है। और ये मैकेनिज़्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो स्टायरीन बनता है वो बेसिकली इस रिएक्शन के थ्रू बनता है। इसमें जो बेंजोइल रेडिकल होता है वो मोनोमर ऑफ स्टायरीन पर अटैक करता है। एंड डिफरेंट टाइप के हमें स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, लाइक बी टाइप का स्ट्रक्चर, बी, सी, डी और ए टाइप का स्ट्रक्चर। तो जो ए टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो सबसे कम स्टेबल होता है और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जो बी टाइप, ये जो मोनोमर ऑफ स्टायरीन होता है, उसके डिफरेंट पोजिशंस ऑफ कार्बन पर ये जो बेंजोइल रेडिकल है वो अटैक करता है। इससे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो जब ये हेड पोजीशन पे अटैक करता है तो हमें बी टाइप का, जब ये टेल पोजीशन पे अटैक करता है तो हमें सी टाइप का। एंड अगर ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं एंड मतलब ये अगर रिंग पर अटैक करता है तो ये हमें डी टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है। तो हम इस मैकेनिज़्म, जो आगे मैकेनिज़्म पढ़ेंगे पॉलीमर का पढ़ा था, उसमें हमने ए टाइप के फ्री रेडिकल को कंसीडर करके मैकेनिज़्म को देखा था। ठीक है, मतलब जो कैलकुलेशन है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो मैकेनिज़्म फॉर फ्री रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन हमने देखा था कि इनिशिएटर 2 फ्री रेडिकल्स में ब्रेक होता है एंड देन उसकी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इनिशिएटर देखा था, जो कि KDI था। और अगर हम इसी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को फ्री रेडिकल की टर्म्स में लिखते हैं, ये हमने यहाँ पर इनिशिएटर की टर्म में लिखा है। अगर हम इसको फ्री रेडिकल की टर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हमने आगे की स्लाइड में देखा था कि अगर इसी को हम फ्री रेडिकल की टर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2KDFI। ठीक है, तो ये हमारा इनिशिएशन का स्टेप था। उसके बाद ये फ्री रेडिकल जो फॉर्म हुआ है, यहाँ पर हमारा इनिशिएशन हुआ है, इनिशिएटर से फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है। अब ये फ्री रेडिकल जो फॉर्म हुआ है वो मोनोमर पर अटैक करके न्यू फ्री रेडिकल बनाएगा। तो ये हमारे इनिशिएशन स्टेप्स हो गई। फिर इस स्टेप के लिए हमने रेट ऑफ इनिशिएशन लिखा था, जो कि KI_R.M हो गया था, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट हो गया था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि इस जो इक्वेशन 5th है उसमें F क्यों यूज़ करते हैं, 2 क्यों आया है, इन सब का रीज़न मैंने यहाँ पर बताया था आप लोगों को। उसके बाद जो प्रोपगेशन स्टेप होती है, जैसे स्टायरीन फ्री रेडिकल जो फॉर्म हुआ था, वो स्टायरीन मोनोमर पर अटैक करके स्टायरीन फ्री रेडिकल बना रहा था। ये इक्वेशन 3 में जो फ्री रेडिकल बना है, ये फर्दर स्टायरीन मोनोमर पर अटैक करता है और इस टाइप का न्यू फ्री रेडिकल मिलता है। ये हमारा प्रोपगेशन स्टेप हुआ। ये फर्स्ट प्रोपगेशन हुआ। देन ये फर्दर प्रोपगेट होता है
और ये फर्दर मोनोमर पर अटैक करके हमें इस टाइप का चेन बनाता है। और इस तरह से ये रिएक्शन बार बार को प्रोपोगेट होती है और हमें फाइनली एक डेड पॉलीमर एक डिफरेंट चेन पॉलीमर्स मिल जाते हैं। तो ये हमारा प्रोपोगेशन स्टेप हुआ। तो इसके लिए हमने फिर यहाँ पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन 7 में प्रोपोगेशन स्टेप को सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाया है। देन उसका मोनोमर के कंजम्पशन की रेट को लिखा है। तो मोनोमर जो है वो प्रोपोगेशन और इनिशिएशन दोनों स्टेप्स पे हमारा कंज्यूम हो रहा है, तो इनका एडिशन हो गया। बट जो फर्स्ट स्टेप जो इनिशिएशन स्टेप में मोनोमर का कंजप्शन है वो बहुत ही कम होता है कंपेयर टू प्रोपोगेशन, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो रेट ऑफ प्रोपोगेशन है वो इस टाइप से आ जाता था। देन लास्ट स्टेप फिर हम लास्ट स्टेप पर चलते हैं। ये है हमारी टर्मिनेशन स्टेप। तो 2 मैक्रो रेडिकल्स कंबाइन होके एक डेड पॉलीमर बनाते हैं। ये जो चेन्स फॉर्म हुई थी प्रोपोगेशन स्टेप में, उसमें से 2 चेन्स मिलके इस टाइप का एक डेड पॉलीमर बनाते हैं। बट जो टर्मिनेशन स्टेप होती है वो भी 2 टाइप से हम टर्मिनेट कर सकते हैं। मतलब टर्मिनेट होता है ये पॉलीस्टाइरीन, एक होता है कपलिंग के थ्रू एंड दूसरा होता है डिस्प्रपोर्शन। कपलिंग में क्या होता है कि जो भी चेन फॉर्म हुई है वो दूसरी चेन के साथ कंबाइन होके एक डेड पॉलीमर बना लेगा। बट डेड पॉलीमराइजेशन में डिस्प्रपोर्शन में ये जो स्टायरीन फ्री रेडिकल्स फॉर्म हुए हैं, अगर इसमें से यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और वो किसी दूसरी चेन में जाके लग जाता है, तो इस टाइप का ये अगर सपोज़ ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आकर अटैच हो गया तो हमें इस टाइप का डेड पॉलीमर मिलेगा। और जब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो ये वाली जो चेन है वो इस टाइप से टर्मिनेट होगी। तो यहाँ से हमें डिफरेंट टाइप के मतलब पॉलीस्टाइरीन्स डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, जिनका एंड्स जो होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे, बाकी रिपीटिंग यूनिट्स सेम होंगी। ये जो एंड्स हैं वो थोड़े डिफरेंट होंगे, बाकी जो रिपीटिंग यूनिट है वो सेम होगी। तो इसका देन हमने इसके टर्मिनेशन स्टेप्स का रेट ऑफ टर्मिनेशन लिखा था। रेट ऑफ टर्मिनेशन होगा वो 2kT F⁻² से इक्वेशन 11 से हम बताएंगे। बाकी कभी कभी जो टर्मिनेशन होता है वो डिस्प्रपोर्शन से भी होता है। तो उसमें एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल किसी एक चेन से एलिमिनेट होके किसी दूसरी चेन पर लगता है और इस तरह से वहाँ पे टर्मिनेशन होता है, जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया था कि कैसे होता है। देन टर्मिनेशन बाय डिस्प्रपोर्शन को शो करिए इक्वेशन नंबर 12। अब हम टर्मिनेशन बाय डिस्प्रपोर्शन के लिए इक्वेशन लिख चुकी थी। इक्वेशन नंबर 13 2kT M⁻²। एंड नाउ चेन लेंथ पे चलने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देन इस स्लाइड पर वापस आएंगे। तो इस स्लाइड में बताया गया है कि जो काइनेटिक चेन लेंथ को हम गामा से डिनोट करते हैं। देन द काइनेटिक चेन लेंथ गामा इज द नंबर ऑफ मोनोमर molecules consumed by each primary radical and is equal to the rate of propagation divided by the rate of initiation, which is described in equation number 14 for termination by disproportion। तो जो काइनेटिक चेन लेंथ होती है उसको गामा से डिनोट करते हैं। वो क्या शो करता है, नंबर ऑफ मोनोमर्स कंज्यूम्ड बाय प्राइमरी रेडिकल। जो प्राइमरी R⁻ रेडिकल जो हमारा बना था वो कितने नंबर ऑफ M को मोनोमर्स को कंज्यूम कर रहा है, उस चीज़ को बताता है हमारा काइनेटिक चेन लेंथ। एंड यह इसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ प्रोपागेशन डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ इनिशिएशन, जो कि हमने इक्वेशन 14 में देखा। इक्वेशन नंबर 14 में हम देख सकते हैं ये कि जो
एक्चुअल काइनेटिक चेन लेंथ होती है वो उसका फॉर्मूला होता है आर पी अपॉन आर आई, आर पी अपॉन आर टी डी। अगर हम डिस्प्रोपोर्शन वाला लेते हैं, डिस्प्रोपोर्शन से टर्मिनेशन ले रहे हैं, तो रेट ऑफ प्रोपोगेशन तो सेम रहेगा पर इनिशिएशन इक्वल टू टर्मिनेशन हो जाता है एट ए स्टेडी स्टेट। सो हम अगर डिस्प्रोपोर्शन से टर्मिनेशन को ले रहे हैं तो हम आर टी डी पुट कर देंगे इनिशिएशन की जगह पे। और इक्वेशन नंबर 13 से हम यहाँ पर ये, और लास्ट इक्वेशन 9 से हम यहाँ पर रेट ऑफ प्रोपोगेशन लिखेंगे। और बाकी जो भी हमारा कैंसिल आउट होगा उसके बाद हमें रिमेनिंग ये टर्म्स मिलेंगी। तो अब डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन यहाँ पर इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन कैसे आया वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो जो ये कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको ट्रिपल के ट्रिपल डैश एम अपॉन एम डॉट हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट में ये डिस्कस किया गया है कि जो द काइनेटिक चेन लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ टर्मिनेशन। काइनेटिक चेन लेंथ जो है वो टाइप ऑफ टर्मिनेशन पर इंडिपेंडेंट होती है, बट जो एक्चुअल डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन होता है और जो एक्चुअल चेन लेंथ होती है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ टर्मिनेशन पर। देयरफॉर अगर हमें डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन निकालना है तो काइनेटिक चेन लेंथ का 2 टाइम्स कर देंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन आ जाएगा। अगर टर्मिनेशन कपलिंग से हुआ है, कपलिंग एक्ट टू डबल द एक्चुअल, और जो एक्चुअल चेन लेंथ है वो भी 2 टाइम्स हो जाएगी काइनेटिक चेन लेंथ का। फॉर डिस्प्रपोर्शन डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन विल बी इक्वल टू काइनेटिक चेन लेंथ। ये काइनेटिक चेन लेंथ के इक्वल होगा और यहाँ पर जो काइनेटिक चेन लेंथ है वही एक्चुअल चेन लेंथ के इक्वल होगी। देन स्टायरिन मैं कहूँ यूजुअली जो स्टायरिन होता है वो कपलिंग के थ्रू ही टर्मिनेट होता है। नाउ सो इस तरह से जो गामा 1 है वो काइनेटिक चेन लेंथ हमारे पास आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ मोनोमर एंड मोनोमर रेडिकल के टर्म्स में। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला है कि जो इक्वेशन नंबर 9, 13 एंड 14 आर theoretically important. Equation number 9 is rate of propagation, equation number 13 is rate of termination, and 14 is kinetic chain length are theoretically important. They contain m dot which is difficult to experimentally determine and practically of little use. जो हमारे इन सब फॉर्मूलाज में m dot मतलब कि जो मोनोमर फ्री रेडिकल की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है जो कि एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो इस फॉर्मूला को मोर यूज़फुल बनाने के लिए हम यहाँ से एम डॉट को एलिमिनेट करेंगे अदर अजम्पशंस को यूज़ करके। तो the following is an approach to render such equation more useful by the generation of a description of m dot involving more experimentally accessible terms. तो then अभी यहाँ पर लिखा है the rate of monomer radical change is described by dm by dt is equal to ki r dot m minus 2 kt m dot square. Monomer radical formation, the rate of change of मोनोमर रेडिकल क्या होगा कि मोनोमर रेडिकल कितना फॉर्म हो रहा है माइनस मोनोमर रेडिकल कितना यूटिलाइज हो रहा है। तो जो मोनोमर फ्री रेडिकल है वो कहाँ पर फॉर्म हो रहा है हमारा इनिशिएशन रेट से, और उसके लिए रेट ऑफ इनिशिएशन लिख दिया माइनस रेट ऑफ टर्मिनेशन जहाँ पर फ्री रेडिकल हमारा कंज्यूम हो रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री रेडिकल मोनोमर फ्री रेडिकल को बताएगा। तो अगर हम इस स्टडी स्टेट की बात करें तो स्टडी स्टेट पर जो रेट ऑफ रेडिकल फॉर्मेशन है वो रेट ऑफ रेडिकल कंजम्पशन के इक्वल होगा। तो इसको और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोनोमर रेडिकल विल बी इक्वल टू 0। तो इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो हमारे पास
ये इक्वेशन 16 फॉर्म हो गई। देन एडिशनली a steady state value for the concentration of R dot exists yielding। अब हमें R dot जो है, R dot फ्री रेडिकल जो है उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन हमें एक्सपेरिमेंटली मिल नहीं पाती हैं, तो हमें इसको भी स्टेडी स्टेट कंडीशन लगाकर अजम्पशन लेकर इसको यहाँ से हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन माइनस फ्री रेडिकल का कंजम्पशन। फ्री रेडिकल कहाँ पे हमारा फॉर्म हो रहा था, इनिशिएशन स्टेप में, जहाँ पर इनिशिएटर हमारा 2 फ्री रेडिकल्स में डिकम्पोज हो रहा था। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो हमारी फॉर्मेशन को शो करती है, एंड जो फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा था इनिशिएटर से, वो हमारा इनिशिएशन रिएक्शन जहाँ पर हमें फर्स्ट फ्री रेडिकल मोनोमर मिला था वहाँ पर कंज्यूम हुआ था। सो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री रेडिकल हो जाएगा, और इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। देन जो इक्वेशन 16 है और 17 है उन दोनों को सॉल्व करके हमें एम डॉट की कॉन्सेंट्रेशन एंड आर डॉट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ के लिए इक्वेशंस मिल जाएंगी। देन अब जो इक्वेशन 18 है उसमें हमारा आर डॉट है, इसको हम यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करके हम इसको एलिमिनेट करेंगे, तो हमारे पास जो एम डॉट है, जो इक्वेशन 18 है, वो इस टाइप से फॉर्म होके आ जाएगी, जिसमें के डी के टी एफ एंड आई टू दी पावर 1/2 होगा। तो ये सब हम एक्सपेरिमेंटली नोन होते हैं ये सब चीज़ें, और जो इनिशिएटर हम इनिशियली पुट कर रहे हैं रिएक्टर में, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होती है, इजीली हम कॉन्सेंट्रेशन उसकी मेज़र कर सकते हैं। तो ये हमारा जो मोनोमर फ्री रेडिकल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने इसके इनिशिएटर की टर्म में निकाल ली। देन जो चेन लेंथ और डिग्री ऑफ पोलिमराइजेशन निकालने के लिए रेट ऑफ प्रोपगेशन एंड रेट ऑफ टर्मिनेशन है, उनको भी हम वहाँ से भी हम एम डॉट वाली जो टर्म है उनको एलिमिनेट करेंगे और उनको इनिशिएटर की टर्म में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ प्रोपगेशन है वो के पी एम डॉट था, तो एम डॉट की वैल्यू हमने लास्ट इक्वेशन से यहाँ पर पुट कर दी। तो हमारे पास जो ये इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद लास्ट में ये टर्म आएंगी, तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो मोनोमर और इनिशिएटर की होगी। बाकी जो जितने भी कॉन्स्टेंट हैं उनको हमने के डैश मान लिया है। के डैश हमारा क्या हो जाएगा, के पी स्क्वायर के डी एफ डिवाइडेड बाई के टी की पावर 1/2। इसी तरह से जो टर्मिनेशन रेट था उसमें भी एम डॉट का जो कॉन्सेंट्रेशन था उसको हमने लास्ट इक्वेशन से यहाँ पर पुट कर दिया, और यह अभी हमारे पास के डी एफ और आई की टर्म में आ जाएगा। देन डिग्री ऑफ अगर हम डिग्री ऑफ पोलिमराइजेशन की बात करें फॉर डिसप्रपोर्शन, तो वो काइनेटिक चेन लेंथ के इक्वल होगा, जो कि आर पी अपॉन आर आई होता है। तो आर पी की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी एंड आर आई की वैल्यू जो है वो यहाँ से पुट कर दिया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये मोनोमर और इनिशिएटर की टर्म्स में। देन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास लास्ट में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो जो डिसप्रपोर्शन है उसमें जो काइनेटिक चेन लेंथ होती है वो इक्वल होती है, तो वो इसके इक्वल आ जाएगी। तो जो ये दोनों टर्म्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोनोमर कॉन्सेंट्रेशन के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ इनिशिएटर के, एंड जो के डबल डैश है वो ये सारे कॉन्स्टेंट टर्म्स हो जाएंगी। और अगर हमें कपलिंग के लिए डिग्री ऑफ पोलिमराइजेशन लिखना है, तो डिग्री ऑफ पोलिमराइजेशन जो यहाँ पर आया है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस। सो यहाँ पर हमारा जो डेरिवेशन है फॉर पॉलीस्टायरीन वो कंप्लीट हो जाता है। हमें यहाँ पर डिग्री ऑफ पोलिमराइजेशन, काइनेटिक चेन लेंथ, ये सब, और एक्चुअल चेन लेंथ भी हम निकाल सकते हैं। अगर एक्चुअल चेन लेंथ भी क्या हो जाएगा, 2 गामा हो जाएगा अगर कपलिंग से हो रहा है, और सिंपली गामा हो जाएगा अगर डिसप्रोपोर्शन से हो रहा है। तो डिग्री ऑफ पोलिमराइजेशन मिल गया हमें, ओवरऑल रेट एक्सप्रेशंस हमें मिल गए हैं। तो
अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट पॉलीमर हमारा हो गया पॉली मिथाइल मिथाइक्राइलेट। इस टेबल में उसके रिपीटिंग यूनिट, उसके टिपिकल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस को शो किया गया है। और जो मैकेनिज़्म है वो जो पॉलीमिथाइल मिथाइक्राइलेट है वो भी फ्री रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन मेथड को ही फॉलो करता है। तो ये आपके लिए असाइनमेंट का क्वेश्चन है कि मैकेनिज्म फॉर फ्री रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन ऑफ मिथाइल मिथाइक्राइलेट आप लोगों को पूरा ड्राइव करना है। इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, काइनेटिक चेन लेंथ तक एंड तो जो इसकी रिपीटिंग यूनिट है वो ये हो जाएगी, जो उसका रिपीटिंग यूनिट का केमिकल स्ट्रक्चर है। एंड उसके जो पॉलीमिथाइल मिथाइक्राइलेट की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ होती है क्लियर, ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, गुड वेदर एबिलिटी, गुड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंट टू डाइल्यूट बेसिक एंड एसिडिक सॉल्यूशन, इजीली कलर्ड, गुड मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज, गुड फैब्रिकेबिलिटी एक्सेट्रा। एंड इसकी एप्लीकेशन जो है वो है अवेलेबल इन कास्ट शीट्स, रोड्स, ट्यूब्स, मोल्डिंग, extrusion compositions, application where little light transmission is needed, such as tail and signal light lenses, dials, brush backs, jewelries, etc. So ये डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस एंड प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं तो इनको याद रखना है। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको मूडल पर अपलोड करना है पूरा डेरिवेशन, जिसमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, काइनेटिक चेन लेंथ एंड एक्चुअल चेन लेंथ तक का पूरा बताया हो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉलीइथीन। पॉलीइथीन का जो मैकेनिज़्म है वो सर पहले ही यूनिट 1 में डिराइव कर चुके हैं। तो आप लोगों को फिर से इसका केवल उन्होंने जो मैकेनिज़्म इसको डिराइव किया था, तो यहाँ पर आप उस मैकेनिज़्म को देखकर उसकी काइनेटिक चेन लेंथ, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन और एक्चुअल लेंथ तक पूरा डिराइव करेंगे। और अगर कपलिंग से हो रहा है या डिस्प्रोपोर्शन से हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ये सब डिफाइन करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको मूडल पर, क्वेश्चंस के आंसर आपको मूडल पर अपलोड करने हैं। तो इसकी जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो आप लोगों को पता ही है। पॉलीइथाइलिन की जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो ये होती है। जो हम पॉलीइथाइलिन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन एंड हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। जो हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन होता है वो लीनियरली एड होती है, जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो एक दूसरे से। और जो लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन होता है उसमें ब्रांच की फॉर्म में ये जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो अटैच होती है एक दूसरे से। तो जो ये पॉलीइथाइलिन है लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं डिपेंडेंट ऑन मोलिकुलर वेट, ब्रांचिंग, मोलिकुलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। गुड मतलब जो पॉलीइथाइलिन है वो हाई डिग्री LDP होगा या HDP होगा, वो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसके बाद गुड टफनेस एंड पेलिएबिलिटी ओवर अ वाइड टेम्परेचर रेंज, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, गुड ट्रांसपेरेंसी इन थिन फिल्म्स, इनर्ट केमिकली, रेजिस्टेंस टू एसिड एंड बेसिस, लो डेंसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट प्लास्टिसाइजर। ये सब इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा इसकी एप्लीकेशन क्या है, शीटिंग इन बैग्स, प्रोड्यूसिंग रैपिंग टेक्सटाइल मटेरियल्स में, इलेक्ट्रिकल वायर्स में, केबल्स में एज अ इंसुलेटर, कोटिंग ऑफ फॉइल्स, पेपर, अदर फिल्म्स, इन सब में इसका यूज़ होता है। सिमिलरली हाई डेंसिटी जो पॉलीइथाइलिन होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये मोस्ट ऑफ डिफरेंस
इन प्रॉपर्टी बिटवीन ब्रांच्ड एंड लीनियर concerns the high crystallinity of the latter। मतलब जो HDP होता है वो मोर क्रिस्टलाइन होता है देन LDP। लीनियर पॉलीइथाइलिन जो है उसका जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है TG, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब हाई होता है। सॉफ्ट ये उसके कंपैरिजन में सॉफ्टनिंग रेंज हाई होती है। ग्रेटर हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी हाई होती है। इसकी एप्लीकेशंस हो जाएंगी बॉटल्स, हाउस वियर्स, टॉयज़, फिल्म शीट्स, एक्सट्रूजन, कोटिंग, पाइप्स, कन्वर्ट वायर एंड केबल्स, इन सब के इंसुलेशन में। सो नेक्स्ट फ्राइडे तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के आंसर्स मूडल पर अपलोड कर दें। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।